हेलो गाइस, वेलकम टू ऑनलाइन सॉल्यूशन। ऑनलाइन सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। और अभी तक हम वर्णमाला के कई चैप्टर क्लियर कर चुके हैं हिंदी व्याकरण में। जैसे कि हमने बताया आपको, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप हिंदी सब्जेक्ट को हमारे यूट्यूब चैनल से तैयार कर सकते हैं। और आज हम आपके लिए नया चैप्टर लेके आए हैं, समास। कौन सा चैप्टर लेके आए हैं? समास। तो देखिए, सबसे पहले समास क्या है। समास का अर्थ क्या होता है? समास का अर्थ होता है संक्षेप, अर्थात छोटा, मतलब संक्षिप्त रूप में लिखना। संक्षेप कह लो, संक्षिप्त कह लो, ठीक है, जो भी कहो वो कह सकते हैं आप। फिर इसमें दिया है समास की जो परिभाषा होती है, उसको देखिए क्या है। ये दिए परिभाषा, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बना, किससे बना? मेल से बना सार्थक शब्द होना चाहिए। जब हम शब्द का चैप्टर कराएंगे तब हम आपको बताएंगे सार्थक शब्द या समस्त पद कहलाता हो, ठीक है। सार्थक शब्द क्या होता है? जिस शब्द का कोई अर्थ हो, जिस शब्द का कोई अर्थ हो उसे हम क्या कहते हैं? सार्थक शब्द। और जिस शब्द का कोई अर्थ नहीं होता उसे हम निरर्थक शब्द कहते हैं, ठीक है। निरर्थक शब्द कहते हैं, ये मैं आपको शब्द जब पढ़ाऊंगी तब आपको पढ़ाऊंगी, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। और आगे देखिए, जैसे उदाहरण में दिया है, समस्त पद या सामासिक पद क्या होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। समस्त पद को ही सामासिक शब्द कहते हैं। समस्त पद को हम क्या बोलते हैं? सामासिक शब्द बोलते हैं। समस्त सामासिक पद भी कह सकते हैं, ठीक है। देखिए उदाहरण, समास विग्रह और सामासिक शब्द से जुड़े शब्दों के बीच संबंध बताना। क्या बताना? संबंध बताना। जैसे राम कटोरी, राम कटोरी, ठीक है। और ये जो हमने किया है राम की कटोरी, ये क्या है? ये दो है हमारा समस्त पद, राम कटोरी, ठीक है। और ये है राम की कटोरी, हमने क्या कर दिया? समास विग्रह। जैसे हम संधि विच्छेद करते हैं ना, शब्द को अलग अलग करना, इसमें क्या छुपा हुआ है उसको अलग अलग करना, तो क्या कहलाता है हमारा? संधि का विच्छेद करते हुए संधि विच्छेद कहते हैं। ऐसे ही समास को अलग अलग करते हैं। जैसे ये हमने किया राम की कटोरी, राम कटोरी, तो ये क्या होगा हमारा? ये जो हमने लिखा है इसको बोलेंगे राम की कटोरी समास विग्रह, ठीक है। गगन चुम्मी, गगन, नेक्स्ट क्या है? गगन चुम्मी, गगन को चूमने वाला, ये क्या कहलाएगा? समास विग्रह। अब देखिए सामासिक पद, ये दो प्रकार के होते हैं, इनमें पूर्व पद और उत्तर पद, पूर्व पद और उत्तर पद, ठीक है। अब देखिए पूर्व पद में क्या आता है? पूर्व पद में पहला पद, जैसे हमने लिखा राम की कटोरी, ये लिखा ना हमने, तो ये जो राम लिखा हुआ है ये क्या है हमारा? ये है हमारा पूर्व पद। और ये कटोरी है, ये है हमारा उत्तर पद, मतलब बाद का पद। उत्तर पद किसे बोलते हैं? बाद का पद। पूर्व पद मतलब पहला पद, इसे हम क्या बोलते हैं? समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट आगे कराते हैं। जैसे देखिए हमने बताया राम कटोरी, राम क्या है? पूर्व पद, कटोरी क्या है? उत्तर पद, ठीक है। और प्रधान पद देखिए, प्रधान पद क्या होता है? वह पद होगा जिससे सामासिक शब्द का अर्थ पूरी तरह प्रभावित हो, जिससे सामासिक शब्द का अर्थ पूरी तरह प्रभावित हो, ठीक है। आगे देखिए, 1 मिनट जूम कर लें ताकि आपको देखने में प्रॉब्लम ना हो और आपको क्लियर समझ में आए, ठीक है। कमेंट करके बताना आप वीडियो समझ में आ रही है या नहीं। अगर नहीं आती है तो ज़रूर कमेंट करें। अब देखिए गौड़ पद, अभी हमने उधर क्या पढ़ा? प्रधान पद और गौड़ पद। देखिए गौड़ पद क्या होता है? वह पद जिससे सामाजिक शब्द पर बहुत कम प्रभाव। गौड़ पद क्या होता है? जिसका मतलब शब्द पर कोई प्रभाव न पड़े। और प्रधान पद क्या होता है? जिसका शब्द पर प्रभाव पड़े। अब देखिए प्रधानता के आधार पर समास के भेद, प्रधानता के आधार पर समास के भेद देखिएगा क्या क्या है समास के भेद। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास, ठीक है। हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे?
हमने ये अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुव्रीहि समास कर लिए। ठीक है, अब ये क्या है, ये जो तत्पुरुष समास दिया गया है, ये जो तत्पुरुष समास है इसके दो भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, 1 मिनट इसे साफ कर दूं तब आपको समझाती हूँ। देखिएगा एक बार जरूर देखिए, देखें आप 1 मिनट, सॉरी, ये देखो इसके दो भाग होते हैं। एक होता है कर्मधारय समास। कौन सा होता है, कर्मधारय समास। ठीक है, और दूसरा होता है इसका, देखिए यहाँ लिखे दे रहे हैं, जगह खाली है, बताते हैं आपको, द्विगु समास। कौन सा होता है, द्विगु समास। यहाँ क्या दिया गया है, कर्मधारय में भी उत्तर पद प्रधान होता है और इसमें भी उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, उत्तर पद ही प्रधान होता है इसमें भी। ठीक, आगे देखिए, जब मैं आगे कराऊंगी तब आपको ये सब क्लियर करा दूंगी। यहाँ समझ में तो आ गया होगा आपको, ये जो दिया है प्रधानता के आधार पर समास के भेद। नंबर 1 अव्ययी भाव, नंबर 2 तत्पुरुष, नंबर 3 द्वंद्व समास और नंबर 4 बहुव्रीहि समास। ठीक है, अव्ययी भाव समास में क्या होता है, पूर्व पद प्रधान होता है, मतलब पहला पद, और तत्पुरुष समास में वाद का पद प्रधान होता है, और द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है, उत्तर व पूर्व दोनों होते हैं, और बहुव्रीहि समास में उत्तर व पूर्व व उत्तर दोनों पद अप्रधान और गौड़ होते हैं। मतलब इनमें वरीयता ज़्यादा नहीं होती है। जैसे हमने बताया अभी, गौड़ पद में क्या है, सामासिक जो शब्द होता है उस पर कम या ना के बराबर प्रभाव पड़े। ठीक है, आगे देखिए, 1 मिनट इसको साफ कर दें, फिर आपको लेके चलते हैं आगे। ठीक है, जूम करें ऊपर इसको। अब हमारी हेडिंग है अव्ययी भाव समास। ये जो हेडिंग आपको दिख रही होगी, ये है हमारी अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास वो भी होते हैं जो उपसर्ग वाले समास होते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय चैप्टर जब मैं कराऊंगी तब आपको समझ में आ जाएगा। उपसर्ग मतलब जैसे हमने लिखा प्रतिदिन, प्रतिदिन में उपसर्ग क्या होगा, प्रति, प्रति क्या है, उपसर्ग। ठीक है, और इसमें प्रत्यय पूछा जाए तो क्या होगा, प्रत्यय मतलब पीछे का होता है, तो प्रतिदिन में दिन क्या हो जाएगा हमारा, प्रत्यय। ठीक है, जब ये हम चैप्टर आपको आगे कराएंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक ये होता है उपसर्ग वाले सभी जो होते हैं वो अव्ययी भाव समास में आते हैं, और इसमें यड़ संधि भी होती है। जो यड़ संधि के शब्द होते हैं वो भी अव्ययी भाव समास में आते हैं। तो देखिए, प्रतिदिन, प्रतिदिन का हम समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा, प्रत्येक दिन। ठीक है, भर पेट, पेट भरकर। आमरण का क्या होगा, मरने तक। आजन्म मतलब जन्म पर्यंत या जीवन पर्यंत। ठीक है, प्रत्यक्ष मतलब आंखों के सामने जो दिखता है। ठीक है, अनुरूप मतलब रूप के अनुसार। प्रत्युपकार मतलब, प्रत्युपकार मतलब उपकार के प्रति। ठीक है, आगे नेक्स्ट आते हैं। देखिए, इसको जूम कर लें ताकि आपको समझ में आ जाए। द्वंद्व समास, देखिए द्वंद्व समास क्या है, एक साथ बोले जाने वाले शब्द। द्वंद्व समास में क्या है, कैसे पहचान करेंगे हम इनकी। द्वंद्व समास में ये जो 3 स्टार लगे हुए इनको ध्यान दें आप। जहाँ पे भी द्वंद्व समास होगा, आप अगर ये लाइनें आपको पता है तो आप तुरंत बता देंगे द्वंद्व समास कहाँ पे। जैसे आपने अव्ययी भाव समास पढ़ा वैसे ये है, एक साथ बोले जाने वाले शब्द। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह देख रहे हो, ये जो बीच में लगा हुआ है ये क्या है, ये जो योजक चिन्ह है ये रहा योजक चिन्ह। ठीक है, से जुड़े शब्द जिनके बीच में ये योजक चिन्ह आता है वहाँ क्या होता है, द्वंद्व समास होता है। और जिसके दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद कैसे हो, प्रधान हो। ठीक है, दोनों पदों को वरीयता दी गई हो। ठीक, अब देखिए उदाहरण, जैसे माता पिता। देखो माता भी प्रधान है और पिता भी प्रधान है, और इसमें योजक चिन्ह भी है, दिया हुआ है, देख लो। तो चाहे आप योजक चिन्ह से पहचान लीजिए और चाहे ये दोनों पद प्रधान हो, इससे पहचान कर सकते हैं इसमें कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। आगे मैं इसकी प्रैक्टिस भी कराऊंगी तब आपको और क्लियर हो जाएगा। वीडियो को जरूर देखें एक बार, तो आपको सब समझ में आ जाएगा। देखिए भाई बहन, भाई
बहन। हम जब भी लिखेंगे तो ये योजक चिन्ह तो लगाते हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा भाई बहन। तो भाई, इसका हम समास विग्रह करेंगे भाई और बहन का। तो भाई बहन का हम समास विग्रह कैसे करेंगे, चलो बताओ। यहाँ योजक चिन्ह लगाए, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है समास विग्रह करना। भाई बहन, माता पिता का क्या करेंगे, माता और पिता, ठीक है। ऐसे ही हम भाई और बहन का क्या करेंगे, भाई बहन का हम क्या कर देंगे, 1 मिनट यहाँ पे करके दिखाते हैं आपको, यहीं कर देते हैं, ये साफ कर दें। ये देख तो लिया ही होगा ना आपने। अब देखिए, भाई, 1 मिनट, और बहन। ऐसे ही आचार और विचार, ये यहाँ इसका कर दिया है, ये इसका कर दिया है। भाई सही नहीं लिखा है, 1 मिनट सही लिख दूँ इसको, भाई और बहन, ठीक है। ये आपको द्वंद्व समास क्लियर हो गया होगा। अव्ययी भाव समास मतलब क्या होता है, जब प्रथम पद प्रधान हो और जहाँ उपसर्ग आते हो और यड़ संधि हो, वहाँ अव्ययी भाव समास होता है। द्वंद्व समास अर्थात एक साथ बोले जाने वाले शब्द, जैसे भाई बहन, माता पिता, आचार विचार, है ना, ये सब, और उसमें योजक चिन्ह आता हो और दोनों पद प्रधान हो, तो वहाँ होता है द्वंद्व समास। अब हम आगे करेंगे, क्या करेंगे, बहुव्रीहि समास। कौन सा समास, बहुव्रीहि समास। देखिए, बहुव्रीहि समास को हम कैसे पहचानेंगे, इसकी परिभाषा या वो कैसे होता है। देखिए, जहाँ दो शब्द मिलकर अन्य तीसरे की ओर इशारा करें, वहाँ क्या होता है, अन्य तीसरे की तरफ इशारा करें। यहाँ थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, हम लिखे दे रहे हैं, इशारा करें, तो वहाँ क्या होगा, बहुव्रीहि समास होगा। तो देखिए, जैसे बहुव्रीहि समास, नीलकंठ, नीलकंठ अर्थात नीला है कंठ जिसका, तो यहाँ किसकी ओर इशारा किया गया है, भगवान शिव की तरफ किया गया है, ठीक है। दशानन, 10 है आनंद जिसकी, अर्थात रावण। चतुरानन मतलब चतुर है आनंद, आनंद का मतलब होता है मुख, ठीक है। 4 है जिसके मुख, अर्थात ब्रह्मा, ठीक है। पीतांबर, पीले हैं वस्त्र जिसके, अर्थात ये किसकी ओर इशारा किया गया, श्री कृष्ण की तरफ किया गया, ठीक है। चक्रपाणी, चक्र को धारण करने वाले, अर्थात भगवान विष्णु। इसमें एक ट्रिक भी है, वो ट्रिक मैं आपको बताती हूँ क्या है। देखिए, ट्रिक ये है, जैसे जितने भी ये जो भगवान होते हैं, इनकी ओर इशारा करते हैं, जितने भी भगवान की ओर आते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, बहुव्रीहि समास में आते हैं। वो सब किस में आते हैं, आप ये ट्रिक याद कर लीजिए कि जितने भी भगवान आते हैं वो सब किस में आते हैं, बहुव्रीहि समास में। देखिए नेक्स्ट, कर्मधारय समास। ये जो तत्पुरुष समास का कर्मधारय समास हमने बताया था आपको, तत्पुरुष समास के 2 भाग बताए थे, कर्मधारय समास और द्विगु समास बताए थे। आगे हमने आपको अभी बताए थे, नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा। ये जो यहाँ पे समझाया था हमने तत्पुरुष समास, ये यहाँ पे वो थे, एक तो था आपका कर्मधारय समास और दूसरा था द्विगु समास। तो हम आपको अब यहाँ पे लेके आए कर्मधारय समास। कर्मधारय समास को हम कैसे पहचानेंगे, जिसका उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद भी प्रधान, ठीक है। तो देखिएगा, उत्तर पद विशेषण हो, उदाहरण क्या है, समस्त पद। समास विग्रह उदाहरण में देखिए, नीलकंठ। एक तो नीलकंठ अभी हमने बहुव्रीहि में समझाया आपको, नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका, अर्थात भगवान शिव। यहाँ दिया है नीलकंठ, तो नील और कंठ, नीलकंठ, ये की समास विग्रह किया गया है, ठीक है। ये नील क्या है, विशेषण, और विशेष्य क्या है, कंठ इसका, ठीक है। नील कमल, नीला कमल, पीतांबर, पीला अंबर, महान देव, महादेव का क्या हो जाएगा, महान देव, महावीर का महान वीर, नील गगन मतलब नीला गगन, नील गाय मतलब नीली गाय। इसमें क्या होता है आपका, बताइए, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास को पहचानने के लिए आप इसमें ध्यान दें, तो आपको कर्मधारय समास आपका क्लियर हो जाएगा। अब आगे आ जाइए आप, द्विगु समास दिया है। ये जो द्विगु समास दिया गया है, इसमें क्या है, इसमें एक तो होता है पूर्व पद, जो मतलब पहला पद है,
वो कैसा होना चाहिए, संख्यावाचक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, संख्यावाचक। और दूसरा पद कैसा होना चाहिए, प्रधान। ये दिया है, देखिए आप उदाहरण में देखिए, उदाहरण ये दिया है। और समस्त पद और सामासिक विग्रह। समस्त पद को तो जानते ही है ना आप, किसे बोलते हैं, हमने स्टार्टिंग में ही समझाया आपको। समस्त पद मतलब जो शब्द होता है, संक्षिप्त रूप दिया है, जो समास का मतलब संक्षिप्त रूप। जैसे ये लिखा है तिराहा लिखा है, नीलकमल लिखा है, नीलकंठ लिखा है, ये सभी क्या है, समस्त पद। और समास विग्रह क्या है, इनको हम अलग अलग करते हैं, जैसे संधि की तरह संधि विग्रह करते हैं, वैसे ही हम इनको करते हैं, तो ये कहलाता है हमारा सामासिक विग्रह। ठीक है। अब देखिए तिराहा। तिराहे का मतलब, तिराहा मतलब 3 राहों का समाहार। ठीक है। पंजाब मतलब 5 नदियों का समाहार। चतुरानन मतलब 4 आनन का समूह। ठीक है। तो यहाँ होगा द्विगु समास। द्विगु समास समझ में आ गया होगा आपके। अब हम आते हैं तत्पुरुष समास पर। देखिए तत्पुरुष समास ये दिया हुआ है। तत्पुरुष समास में क्या है, देखिए तत्पुरुष समास में, एक मिनट जूम कर लें आपको क्लियर देखिए। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। कौन सा पद प्रधान होता है, दूसरा पद। इसमें क्या होता है, ये मतलब किसी तीसरे की ओर इशारा करते हैं। ठीक है। देखिए राजपुत्र, क्या बताया गया इसमें, राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र। ठीक है। तत्पुरुष समास के प्रकार, कर्मधारय समास, करण तत्पुरुष, संप्रदान, संबंध और अधिकरण, संबंध के बाद अपादान और अधिकरण। ठीक है। अब ये देखिए कर्मधारय में मतलब ये जो हम कारक पढ़ाएंगे आपको, तब आपको ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सॉरी, मुझे कारक पहले पढ़ाने चाहिए थे, पर मैंने ये समास का टॉपिक ले लिया। कारक में देखो 1-2 दिन में आपको क्लियर करा दूंगी, तो देखिएगा। कर्मधारय समास मतलब को, करण मतलब से के द्वारा, संप्रदान मतलब के लिए, संबंध मतलब काकी के से। ठीक है। अपादान मतलब ये अलगाव करते हैं, अधिकरण मतलब मैं पर। अब देखिए आपको पता चल जाएगा। ये दिया हुआ है विद्यालय, विद्या के लिए आलय, इसमें कौन सा समास है, संप्रदान तत्पुरुष। ठीक है। रोग मुक्त मतलब रोग से मुक्त, इसमें क्या दिया गया, अपादान कारक दिया है। इसमें रोग को अलग कर दिया। ठीक है। रोग मुक्त मतलब रोग से अलग होना। ठीक है। रोग मुक्त मतलब रोग से अलग होना। तो जहाँ भी अलगाव की बात होती है वह अपादान कारक होता है। रोग से ग्रस्त, रोग से ग्रस्त। अब देखिए यहाँ क्या दिया, हमने ऊपर बताया था से और के द्वारा, मतलब रोग से ग्रस्त ये घिर गए, तो ये क्या है, रोग से ग्रस्त का मतलब होता है करण तत्पुरुष। मनोहर, मन को हरने वाला, मन को हरने वाला। जहाँ को काकी के आता है वहाँ कर्मधारय समास होता है। देखिए ये ऊपर दिया है, ये चिन्ह है इनके। तो इसे हम क्या करेंगे, जब समास विग्रह करते हैं तो वहाँ पे ये जो हमने इधर दिए कोष्टक में, आपको ये अगर मिलते हैं कर्ता, करण, कर्म, संप्रदान, अपादान, संबंध, ये जिनके चिन्ह हैं, अगर ये मिलते हैं आपको तो वहाँ पे वही संबंध होता है। और आपको ध्यान रखना होता है, अपादान कारक मतलब अलग करता है, ये संबंध कारक मतलब एक दूसरे के काकी के ये जोड़ते हैं। ठीक है। अधिकरण कारक जहाँ मैं पेपर आता है वहाँ होता है। मनोहर मतलब मन को हरने वाला। कर्म तत्पुरुष, आप बीती मतलब आप पर बीती हुई, यहाँ होता है अधिकरण तत्पुरुष। मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो समझ में आएगी। एक बार इसे ज़रूर देखें तो आपको ये क्लियर से समझ में आ जाएगी। अगर आपको समझ में नहीं आती है तो आप प्लीज़ मुझे